नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं जनरल एक्सेप्शन, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 14 से लेकर 33 तक। नमस्कार दोस्तों, भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने के साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली सामने आ गई है। सवाल ये है कि क्या 160 साल पुराना एक बेहद जरूरी नियम इस नए कानून से गायब हो गया है? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है और बहुत ही अहम भी। क्या भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस कह रहे हैं, उसने सच में एक ऐसे नियम को हटा दिया है जो हमारे क्रिमिनल लॉ की नींव रहा है? यही वो रहस्य है जिसकी हम आज तह तक जाएंगे। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले उस बुनियाद को देखना होगा जो एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारे कानून का हिस्सा थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पुराना कानून यानी आईपीसी इस बारे में क्या कहता था। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड 1860 में एक बहुत ही साफ और सीधा नियम था, सेक्शन 6। ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर कहता था कि इस कोड में दिए गए किसी भी अपराध की परिभाषा को हमेशा जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवादों के साथ ही पढ़ा और समझा जाएगा। मतलब कोई भी अपराध अपने आप में पूरा नहीं है, उसे हमेशा जनरल एक्सेप्शंस के चश्मे से देखना होगा। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब हम नई भारतीय न्याय संहिता 2023 को खोलते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 6 जैसा कोई सीधा साधा स्पष्ट नियम कहीं नजर ही नहीं आता। तो सवाल उठता है, क्या ये पूरा सिद्धांत ही खत्म कर दिया गया है? इस स्लाइड में आप पहेली का सार बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जहां आईपीसी 1860 में सेक्शन 6 एक एक्सप्लिसिट रूल देता था, वहीं बीएनएस 2023 में वैसा कोई सीधा एक के बदले एक सेक्शन है ही नहीं। यही वो मिसिंग लिंक है जिसे हमें आज ढूंढना है। तो अब शुरू करते हैं अपनी कानूनी जासूसी। देखिए, असल में ये सिद्धांत गायब नहीं हुआ है, बल्कि इसे नए कानून के स्ट्रक्चर में ही एक नए तरीके से पिरो दिया गया है। चलिए इस नए कानूनी इंजीनियरिंग को समझते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने का एक 2 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, हम बीएनएस के सेक्शन 2 की शुरुआती लाइन को पकड़ेंगे और दूसरा, हम उसे बीएनएस के चैप्टर 3 के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये रहा हमारा पहला सुराग, भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 2। इस लाइन से शुरू होता है, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। ये छोटा सा वाक्यांश बहुत बहुत पावरफुल है। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी परिभाषा को अकेले में नहीं पढ़ सकते, उसे हमेशा पूरे कानून के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना होगा। और ये है हमारे सॉल्यूशन का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, बीएनएस 2023 का चैप्टर 3। इसमें सेक्शन 14 से लेकर 44 तक वो सारे जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट या प्राइवेट डिफेंस, जो पहले आईपीसी में भी मौजूद थे। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सिद्धांत वही है, बस तरीका बदल गया है। बीएनएस का सेक्शन 2 कहता है कि हर परिभाषा को कॉन्टेक्स्ट में समझो, और चैप्टर 3 वो कॉन्टेक्स्ट देता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो नतीजा वही निकलता है जो आईपीसी के अकेले सेक्शन 6 से निकलता था। इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को चोट पहुंचाई। ठीक है, बीएनएस के हिसाब से ये हर्ट की परिभाषा में आता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि ए ने ऐसा अपने प्राइवेट डिफेंस में किया था, जो कि चैप्टर 3 का एक एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब ए ने कोई अपराध नहीं किया। देखा कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं? अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि हमारा मौजूदा कानूनी ज्ञान और अदालतों के फैसले भी इसी नई संरचना का समर्थन करते हैं। चलिए कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये सिद्धांत देखिए, टोलाराम रीलूमाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस का। ये कहता है कि अगर कानून की 2 तरह से व्याख्या हो सकती है तो हमेशा वो व्याख्या अपनाई जाएगी जो अभियुक्त यानी अक्यूज्ड के पक्ष में हो।
और जनरल एक्सेप्शंस तो हमेशा अभियुक्त के ही पक्ष में होते हैं, इसलिए उन्हें लागू करना इस सिद्धांत के बिल्कुल अनुरूप है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का ये फैसला इस बात को और भी पुख्ता कर देता है। ये साफ कहता है कि आप किसी भी परिभाषा को अलग थलग करके नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब बीएनएस के सेक्शन 2 में दी गई परिभाषाओं को चैप्टर 3 के एक्सेप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना होगा। और ये एक बहुत ही ज़रूरी जुडिशरी एग्जाम ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। दया भाई छगन भाई ठक्कर केस में कहा गया कि जब कोई अक्यूज्ड किसी जनरल एक्सेप्शन का बचाव लेता है तो उसे ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर, यानी ये दिखाना होता है कि उसके पक्ष की बात ज्यादा संभावित है। और ये पूरा सिद्धांत जो है वो इन बुनियादी कानूनी कहावतों या लीगल मैग्जिम्स पर आधारित है, जैसे एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंस सिटरिया, जिसका मतलब है कि किसी काम को अपराध बनाने के लिए एक दोषी इरादा या गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। जनरल एक्सेप्शंस अक्सर इसी गिल्टी माइंड की गैर मौजूदगी को दिखाते हैं। चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि परीक्षा के लिए ये अंतर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। तरीका बदल गया है, लेकिन कानूनी आत्मा वही है। आईपीसी में एक स्पष्ट सेक्शन था, जबकि बीएनएस में ये नियम कानून के स्ट्रक्चर में ही बसा हुआ है। सिद्धांत बिल्कुल वही है, बस उसे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। तो जुडिशरी एग्जाम के लिए हमारा कंक्लूजन क्या है? बीएनएस के तहत हर अपराध की व्याख्या चैप्टर 3 में दिए गए जनरल एक्सेप्शंस के साथ मिलाकर एक हार्मोनियस तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 2 हमें ऐसा करने का रास्ता दिखाता है। तो याद रखिए, बीएनएस में किसी भी ऑफेंस को कभी भी अकेले मत पढ़िए, उसे हमेशा चैप्टर 3 में दिए गए जनरल एक्सेप्शंस के साथ ही पढ़ना है। और ऐसी ही कानूनी स्पष्टता के लिए गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूले। कभी सोचा है अगर गलती से कोई अपराध हो जाए तो क्या कानून माफ करेगा? क्रिमिनल लॉ में ना इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां एक एक्ट टेक्निकली तो क्राइम है, पर उसके लिए सजा नहीं मिलती। इन्हें हम कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस। और आज हम इन्हीं एक्सेप्शंस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य की गलती। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले गलती की माफी का बेसिक लीगल प्रिंसिपल समझेंगे। उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में। फिर इन दोनों के बीच का कोर डिफरेंस देखेंगे और आखिर में कुछ जरूरी कंडीशंस जैसे गुड फेथ और बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 3 है उसमें जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये बेसिकली ऐसे डिफेंसेस हैं या कह सकते हैं बचाव हैं जिनके बेस पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक क्रिमिनल एक्ट को क्राइम नहीं माना जाता। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जो नींव है ना, वो इस फेमस लैटिन मैक्सिम पर टिकी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट अ मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। आसान शब्दों में, अगर आपको किसी फैक्ट की गलतफहमी हो गई तो कानून आपको माफ कर सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे तो लॉ ही नहीं पता था, तो वेल दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, तो अब आते हैं इस प्रिंसिपल के पहले पिलर पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 14। ये डील करता है एक्ट बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ से। तो एज पर सेक्शन 14 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए बाउंड बाय लॉ हो। यहाँ पर जो सबसे क्रूशल फ्रेज है वो है बाउंड बाय लॉ, मतलब कानून से बंधा हुआ होना। यही इस सेक्शन का कोर है। तो सिंपल शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान कानूनी तौर पर कोई काम करने के लिए मजबूर है, लीगली ऑब्लिगेटेड है, मतलब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और वो काम गुड फेथ में यानी पूरी ईमानदारी और सावधानी से करता है, तो भले ही उससे गलती हो जाए, उस काम को अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कोर्ट ऑफिसर है ए। उसको कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि वाई नाम के एक शख्स को अरेस्ट करना है। अब ऑफिसर ए पूरी ड्यू डिलिजेंस करता है, जांच पड़ताल करता है और गलती से जेड को वाई समझकर अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ क्या ऑफिसर ए ने कोई क्राइम किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, कोर्ट के ऑर्डर से बंधा हुआ था और उसने अपना काम गुड फेथ में किया।
ओके, अब आते हैं एग्जाम फोकस पॉइंट पर। ये प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। याद रखिए, सेक्शन 14 तभी अप्लाई होगा जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो। मतलब काम मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं। इट्स अबाउट कंपल्शन ऑफ लॉ। ये मजबूरी है, मर्जी नहीं। तो सेक्शन 14 क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 17। और ये समझना जरूरी है कि ये सेक्शन 14 से अलग कैसे है। तो एज पर सेक्शन 17 कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ हो। देखा आपने, यहाँ कीवर्ड बदल गया। यहाँ फोकस बाउंड बाय लॉ पर नहीं बल्कि जस्टिफाइड बाय लॉ पर है। तो आसान भाषा में क्या मतलब है? यहाँ पर कानून आपको मजबूर नहीं कर रहा बल्कि आपको इजाजत दे रहा है, परमिशन दे रहा है, आपको जस्टिफाई कर रहा है। और अगर आप उस लीगल परमिशन का इस्तेमाल करते हुए गुड फेथ में कोई काम करते हैं और उसमें गलती हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसका भी एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए सड़क पर जा रहा है और देखता है कि जेड किसी को मार रहा है। ए को लगता है कि ये तो मर्डर हो रहा है। अब कानून ने ए को ये अधिकार दिया है कि वो ऐसे अपराधी को पकड़कर अथॉरिटीज के पास ले जा सकता है। तो ए गुड फेथ में जेड को पकड़ लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जेड तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। तो क्या ए ने जेड को रॉन्गफुली कन्फाइन करके क्राइम किया? नहीं, क्योंकि ए का एक्ट कानून द्वारा जस्टिफाइड था। ओके, तो अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सुपर क्रिटिकल है। सेक्शन 14 और सेक्शन 17 के बीच का आखिर कोर डिफरेंस है क्या? ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 14 का मतलब है बाउंड बाय लॉ, मतलब कानूनी मजबूरी, आपको करना ही पड़ेगा। वहीं सेक्शन 17 का मतलब है जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब कानूनी इजाजत, आप कर सकते हैं। तो एक तरफ है कंपल्शन ऑफ लॉ और दूसरी तरफ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, मजबूरी वर्सेस इजाजत, सिंपल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे आप सेक्शन 14 का डिफेंस लें या सेक्शन 17 का, दो एसेंशियल कंडीशंस हैं जो हमेशा पूरी होनी चाहिए। पहला है गुड फेथ और दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सबसे पहले गुड फेथ को समझते हैं। लॉ में गुड फेथ का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आपकी नीयत अच्छी थी। नहीं, इसका टेक्निकल मतलब है एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब काम पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया था। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर आपके एक्ट में जरा सी भी लापरवाही यानी केयरलेसनेस दिखती है तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलेगा। सिंपल, केयरलेसनेस डिस्ट्रॉयज दिस डिफेंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी इसको साबित कौन करेगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 105 बिल्कुल क्लियर कहता है कि ये साबित करने का बोझ कि केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है हमेशा अक्यूज्ड पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर नहीं। तो चलिए सब कुछ क्विकली समराइज करते हैं। याद रखिए, सेक्शन 14 है कानूनी मजबूरी, सेक्शन 17 है कानूनी इजाजत, और इन दोनों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है गुड फेथ यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, क्या आप उस लैंडमार्क केस का नाम बता सकते हैं जिसने ये इस्टेब्लिश किया था कि जनरल एक्सेप्शंस का बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर होता है? थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या कभी सोचा है कि एक जज अपने फैसले के लिए जेल जा सकता है? या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो बस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उस पर केस हो सकता है? आज हम भारतीय न्याय संहिता के दो ऐसे ही बहुत पावरफुल सेक्शंस को समझेंगे जो हमारी न्यायपालिका को ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा देते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर जजों को ये स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती ही क्यों है। इसके बाद हम सीधे सेक्शन 15 और 16 को डिटेल में देखेंगे, फिर दोनों के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे जानेंगे। और हाँ, आखिर में आपके एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। अब सबसे पहला सवाल, आखिर जजों और ऑफिसर्स को ये प्रोटेक्शन चाहिए ही क्यों? अच्छा, एक बात सोचिए, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त ये सोचे कि हर एक डिसीजन पर उस पर केस हो सकता है, तो क्या वो बिना डरे काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना? बस ठीक यही लॉजिक यहां भी लगता है।
अगर जजों को अपने फैसलों पर मुकदमे का डर सताएगा तो हमारी न्यायपालिका की नींव ही कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए ये प्रोटेक्शन दी गई है ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के सिर्फ और सिर्फ न्याय कर सकें। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, सेक्शन 15। इसे आप कह सकते हैं जज की ढाल। ये वो कानूनी कवच है जो जजों को निडर होकर अपना काम करने, न्याय करने की शक्ति देता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। अगर कोई जज अपनी जुडिशियल ड्यूटी करते हुए कोई काम करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये प्रोटेक्शन उसे तब भी मिलेगी जब उसने गुड फेथ में, मतलब पूरी ईमानदारी से ये मानकर काम किया हो कि कानून ने उसे वो पावर दी है, भले ही असल में वो पावर उसके पास ना भी हो। तो इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए 3 जरूरी बातें हैं जिन्हें हम इसके इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। पहला, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एक जज होना चाहिए। दूसरा, वो एक्टिंग जुडिशियली हो, मतलब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, कोई पर्सनल काम नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसने ये काम या तो कानून द्वारा दी गई पावर के अंदर किया हो या फिर गुड फेथ में ये मानते हुए किया हो कि उसके पास ऐसी पावर है। यहां गुड फेथ का मतलब है पूरी ईमानदारी और सावधानी से। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट हैं, वो किसी की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे देते हैं। उन्हें पूरी ईमानदारी से लगता है कि उनके पास इसका जुरिस्डिक्शन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टेक्निकली वो केस उनके जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं। तो क्या होगा? अगर उनका ये मानना गुड फेथ में था तो उन्हें सेक्शन 15 का पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इस पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जो आपको पता होना चाहिए। अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी 1965 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि जुडिशरी की आज़ादी को बनाए रखने के लिए ये प्रोटेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके बिना जज हमेशा एक दबाव में काम करेंगे। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जरूर याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 से पहले यही सेम प्रोविजन पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 77 में दिया गया था। अब बात करते हैं एग्जाम की। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो जज की प्रोटेक्शन की बात तो हो गई, पर उन लोगों का क्या जो जज के ऑर्डर्स को असल में जमीन पर लागू करते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स? उनके लिए भी प्रोटेक्शन है और वो दी गई है सेक्शन 16 में। तो चलिए अब उसे समझते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन क्या कहता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई ऑफिसर, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर, कोर्ट के किसी जजमेंट या ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई काम करता है तो वो काम कोई अपराध नहीं होगा। और यहां भी ये प्रोटेक्शन तब भी मिलेगी अगर उस कोर्ट के पास असल में जुरिस्डिक्शन नहीं था। शर्त बस एक ही है कि उस ऑफिसर ने गुड फेथ में, यानी नेक नियति से ये मानते हुए काम किया हो कि कोर्ट के पास पूरा अधिकार था। तो इस प्रोटेक्शन के लिए 4 बातें पूरी होनी जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली, कोर्ट का कोई जजमेंट या ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी, जो भी काम किया गया है वो उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए किया गया हो। तीसरी, वो ऑर्डर उस वक्त लागू होना चाहिए, एनफोर्स होना चाहिए। और चौथी, ऑफिसर को गुड फेथ में ये विश्वास होना चाहिए कि उस कोर्ट के पास ऑर्डर देने का जुरिस्डिक्शन था। इसका भी एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से वारंट मिलता है और वो जाके किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। अब बाद में पता चलता है कि उस वारंट में कोई कानूनी खामी थी और वो इनवैलिड था। तो अब क्या होगा? यहां पर उस पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 16 का प्रोटेक्शन मिलेगा अगर उसने गुड फेथ में काम किया था। उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। इस सेक्शन से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट केस है केशव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर्स को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी अगर वो बोनाफाइड यानी गुड फेथ में काम करते हैं। और जैसा हमने पहले किया था, एग्जाम के लिए यह भी याद रखना है कि यह सेक्शन पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 78 की जगह पर आया है। जुडिशियरी और एपीओ दोनों ही एग्जाम्स के लिए यह सेक्शन भी उतना ही क्रूशल है। खास तौर पे जो गुड फेथ वाला एस्पेक्ट है उस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा।
ऑलराइट, तो हमने सेक्शन 15 और 16 दोनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन अक्सर एग्जाम के प्रेशर में इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी काम करते हैं, इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं ताकि कोई डाउट न रहे। देखिए, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। सबसे पहला फर्क, प्रोटेक्शन किसे मिली है? सेक्शन 15 में सिर्फ और सिर्फ जज को, जबकि सेक्शन 16 में उस व्यक्ति को जो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरा, एक्ट का नेचर क्या है? सेक्शन 15 में जुडिशियल एक्ट होना जरूरी है, जबकि सेक्शन 16 में एक्ट कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में होना चाहिए। और तीसरा, इनके पीछे का सिद्धांत क्या है? सेक्शन 15 का मकसद है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाना और सेक्शन 16 का मकसद है कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन सुनिश्चित करना। सिंपल। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए क्विक टेकअवेज हैं। तो आज हमने क्या सीखा? 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, बीएनएस 2023 के सेक्शन 15 और 16 जुडिशियल एक्ट्स और उनके एग्जीक्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी, इन दोनों सेक्शंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो दिल है, वो है गुड फेथ, यानी जज सेक्शन 15 में या ऑफिसर सेक्शन 16 ने अगर नेक नियति से काम किया है तो वो अपराध नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम के लिए ये दोनों ही सेक्शन, इनके इंग्रेडिएंट्स और लैंडमार्क केस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उम्मीद है कि भारतीय न्याय संहिता के ये दोनों महत्वपूर्ण सेक्शंस अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और ज़रूरी लीगल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 18। आने वाले कुछ मिनट्स में हम इस सेक्शन को पूरी तरह से समझेंगे। इसका कोर रूल क्या है, इसकी ज़रूरी कंडीशंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ और सबसे ज़रूरी एग्जाम के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सज़ा उस काम के लिए मिलती है जिसके पीछे एक गलत इंटेंशन हो, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया या गिल्टी माइंड कहते हैं। सेक्शन 18 ठीक उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करता है जहां ये गलत इंटेंशन होता ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून का नतीजा था। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि कोई भी काम अपराध नहीं है अगर वो गलती से या दुर्घटना से हो जाए और उसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज ना हो। आसान शब्दों में, अगर आप एक लॉफुल काम कर रहे हैं और अचानक अनजाने में कुछ गलत हो जाता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। यहां पर की पॉइंट ये है कि जो नुकसान हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डिफेंस को यूज कब किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक्सीडेंट इसमें कवर हो जाएगा। कानून ने इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी कंडीशंस एक साथ पूरी हों। चलिए देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं। इन 6 कंडीशंस को ना एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। इनमें से एक भी कंडीशन अगर मिस हो गई तो समझिए कि ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा, फेल हो जाएगा। और हाँ, इन सब में जो सबसे ज़रूरी है वो है आखिरी पॉइंट, प्रॉपर केयर एंड कॉशन। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो आसान लगती है, पर असल में रियल लाइफ में ये काम कैसे करती है? तो चलिए अब इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से समझते हैं जो एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आइए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं। पहले केस में ड्राइवर केयरफुल है, स्पीड लिमिट में है, इसलिए उसको सेक्शन 18 का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन दूसरे केस में वो भीड़ भाड़ वाले मार्केट में तेज गाड़ी चला रहा है, मतलब कि वो नेग्लिजेंट है, इसलिए उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इससे हमें प्रॉपर केयर एंड कॉशन का आखिर मतलब क्या है वो साफ साफ पता चलता है। देखिए, किसी भी लीगल सेक्शन को आखिर में कैसे अप्लाई करना है ये हमें केस लॉ से ही पता चलता है, यानी कोर्ट के डिसीजन से। ये हमें बताते हैं कि कोर्ट्स ने कानून को कैसे समझा है। और जब हम सेक्शन 18 या पुराने सेक्शन 80 की बात करते हैं तो टुंडा वर्सेस रेक्स का केस सबसे पहले दिमाग में आता है। इस केस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सेट किया था। तो इस केस में हुआ क्या था? सिंपल था। एक अक्यूज शिकार कर रहा था और गलती से उसकी गोली झाड़ियों में छुपे एक इंसान को लग गई। कोर्ट ने साफ कहा, आपको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। क्योंकि उसने जरूरी केयर नहीं दिखाई, उसे सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिला। ये केस दोबारा से प्रॉपर केयर वाले इंग्रेडिएंट को हाईलाइट करता है। अब जो स्टूडेंट्स पुराने लॉ से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस नए कानून का पुराने कानून से आखिर क्या कनेक्शन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है, ये सेक्शन पहले
इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 80 हुआ करता था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसे रिप्लेस कर दिया है। हाँ, लीगल प्रिंसिपल बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है। इस बात पर खास ध्यान दें, ये सेक्शन जुडिशरी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में जनरल एक्सेप्शंस पर आंसर लिखते वक्त इसका जिक्र करना जरूरी है। एपीओ एग्जाम में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज। पहला, ये है सेक्शन 18 BNS 2023 जो एक एक्सीडेंट को एक जनरल एक्सेप्शन बनाता है। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। और तीसरा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आज हम कानून के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने वाले हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसे हम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। और अब ये नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 19 का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम सेक्शन 19 की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर इसके मुख्य तत्वों को एक एक करके समझेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे, कुछ जरूरी कोर्ट केसेस पर भी नजर डालेंगे, नए और पुराने कानून के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 19 की बिल्कुल बेसिक बातों से। तो आज हम जिस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन एक बहुत ही जरूरी लीगल डिफेंस के बारे में बात करता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कानून कहता है कि कोई भी काम सिर्फ इसलिए अपराध नहीं बन जाता क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावना थी। यहां शर्त यह है कि वो काम बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, गुड फेथ में और किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया हो। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये सेक्शन कहता है कि एक बड़ी तबाही को रोकने के लिए अगर एक छोटा नुकसान करना पड़ जाए तो वो जायज माना जाएगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सेक्शन का बचाव लेने के लिए कानून कौन सी जरूरी शर्तें रखता है। इन्हें हम लीगल भाषा में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। तो चलिए इन शर्तों की चेकलिस्ट को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस बचाव के लिए 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसे पता हो कि इससे नुकसान हो सकता है। दूसरी, उसका इरादा आपराधिक यानी क्रिमिनल इंटेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी, काम गुड फेथ यानी नेक नियत और पूरी सावधानी के साथ किया गया हो। चौथी, उस काम का मकसद किसी व्यक्ति या संपत्ति को एक बड़े खतरे से बचाना हो। और पांचवीं, जो कि सबसे जरूरी शर्त है, कि जो नुकसान किया गया वो रोके गए नुकसान से बहुत कम हो, यानी प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई, पर असल जिंदगी में ये सिद्धांत कैसे काम करता है? तो आखिर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये कैसे काम करेगा? इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। इसे द कैप्टन्स डिलेमा के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक जहाज का कैप्टन है, उसके ठीक सामने एक नाव बी है जिसमें 30 लोग सवार हैं और टक्कर होने ही वाली है। अब इस बड़ी टक्कर से बचने के लिए कैप्टन जानबूझकर जहाज को मोड़ देता है, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से वो एक दूसरी नाव सी से टकरा जाएगा जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। तो यहाँ कैप्टन ने 30 लोगों की जान बचाने के लिए 2 लोगों की जान को खतरे में डाला। उसका इरादा किसी को मारना नहीं था, बल्कि एक बड़े नुकसान को टालना था। यही सेक्शन 19 का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कानून को उसके असली रूप में समझने के लिए कोर्ट के फैसले यानी केस लॉज बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अदालतों ने इस सिद्धांत पर क्या कहा है। एक लैंडमार्क केस है केशवलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मामले में अदालत ने साफ किया कि अगर कोई काम गुड फेथ में किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है तो उसे इस सेक्शन के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। इस केस ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की एप्लीकेशन को और मजबूत किया। अच्छा, अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सेक्शन पुराने कानून से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए नए BNS 2023 और पुराने IPC 1860 की तुलना करते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। जो सिद्धांत पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 81 में था, वही अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 19 में है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है।
चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि एग्जाम के लिहाज से क्या याद रखना है। जुडिशरी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एपीओ एग्जाम में तो इस विषय पर सीधा सवाल आ सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लेना लाजमी है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज के 3 की टेकअवेज हैं। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 19 ऑफ BNS 2023 की। दूसरा, इसका मूल सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी बड़ा नुकसान रोकने के लिए छोटा नुकसान करना। और तीसरा, ये सेक्शन जुडिशरी और एपीओ दोनों एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। जुडिशरी एग्जाम्स पर ऐसे ही और क्लियर लीगल एनालिसिस के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 2 बहुत ही जरूरी सेक्शंस को समझने वाले हैं, सेक्शन 20 और 21। ये सेक्शंस बच्चों द्वारा किए गए एक्ट से जुड़े हैं। देखिए, ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमें ये भी समझाता है कि कानून बच्चों को किस नज़र से देखता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक 6 साल के बच्चे को हम एक अपराधी, एक क्रिमिनल मान सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। अब इस सवाल का जवाब एक लैटिन टर्म डॉली इन कैपेक्स में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब होता है बुराई करने में असमर्थ। मतलब कानून ये मानकर चलता है कि एक छोटा बच्चा अपराध करने के लिए जरूरी दोषपूर्ण इरादे, जिसे हम मेंस रिया कहते हैं, वो नहीं बना सकता। और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 20 और 21 बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन 7 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में है और इसे रूल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी पूरी तरह से बचाओ। कानून की भाषा बिल्कुल साफ है। कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा की जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी बच्चे की उम्र 7 साल से 1 दिन भी कम है तो उसका किया गया कोई भी काम, चाहे वो कितना भी गंभीर लगे, कानून की नज़र में उसे अपराध माना ही नहीं जाएगा। इस सेक्शन को लागू करने के लिए बस एक ही चीज़ देखी जाएगी, बच्चे की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। इसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। मतलब कानून ने ये अंतिम रूप से मान लिया है कि इतने छोटे बच्चे में अपराध करने का इरादा हो ही नहीं सकता। इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 6 साल का बच्चा है, वो खेल खेल में गलती से पड़ोसी की शेड में आग लगा देता है। तो अब क्या होगा? सेक्शन 20 के मुताबिक कोई अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है। दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को कई बार सही ठहराया है। हीरालाल मल्लिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उम्र के आधार पर जो ये इम्यूनिटी मिलती है वो क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। और हाँ, आपके एग्जाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 82 था, जो अब रिप्लेस हो चुका है भारतीय न्याय संहिता 2023 से। चलिए, सेक्शन 20 तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है और इसे रूल ऑफ क्वालिफाइड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब यहाँ बचाव तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सेक्शन 21 कहता है कि 7 से 12 साल के बच्चे का किया गया कोई भी काम तब तक अपराध नहीं है जब तक उसने अपने काम के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए सफिशिएंट मैच्योरिटी हासिल ना कर ली हो। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं सफिशिएंट मैच्योरिटी। तो इस सेक्शन के लिए हमें 3 जरूरी चीजें देखनी है। पहली, बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, उसमें अपने काम को समझने की मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, वो ये न समझ पाए कि उसके काम का नतीजा क्या होगा। अब देखिए, ये सेक्शन 20 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ रिबटेबल प्रिजम्पशन लागू होता है। इसका मतलब है कि कानून पहले तो यही मानकर चलेगा कि बच्चा नासमझ है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष सबूतों से ये साबित कर दे कि बच्चा अपने काम के नतीजों को अच्छी तरह समझता था, तो इस प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है और उसे बचाव नहीं मिलेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक 11 साल का बच्चा है जो अपने क्लासमेट को जहर देने की पूरी प्लानिंग करता है और फिर सबूत भी छुपाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो अपने काम की गंभीरता को समझ रहा है। ऐसे में उसे सेक्शन 21 का प्रोटेक्शन शायद नहीं दिया जाएगा। कृष्णा भगवान वी स्टेट ऑफ बिहार का केस इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी सिर्फ बच्चे की उम्र देखना काफी नहीं है, अदालत को उसकी मेंटल मैच्योरिटी का भी आकलन करना होगा और ये हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। और हाँ, ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 83 हुआ करता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 21 बन गया है। तो अब जब हमने दोनों सेक्शंस को समझ लिया है, तो चलिए अब इनकी तुलना करते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, दोनों में बड़े फर्क हैं। सेक्शन 20 7 साल से कम के लिए है और उन्हें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है। वहीं सेक्शन 21 7 से 12 साल के बच्चों पर है और उनका बचाव कंडीशनल है। सबसे बड़ा अंतर है लीगल प्रिजम्पशन का। सेक्शन 20 में ये इररिब्यूटेबल है, मतलब इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि सेक्शन 21 में ये रिब्यूटेबल है, यानी बच्चे की मैच्योरिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल जो अक्सर मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये साबित कौन करेगा कि बच्चे में सफिशिएंट मैच्योरिटी थी? इसका जवाब है अभियोजन पक्ष, यानी द प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 21 के मामलों में यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है कि बच्चा अपने काम के नतीजों को समझने के लिए काफी समझदार था। अब बात करते हैं एग्जाम की। ये टॉपिक जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पर एपीओ एग्जाम में सेक्शन 20 और 21 के बीच के अंतर पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सभी मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहें। तो याद रखने वाली मुख्य बातें हैं, सेक्शन 20 7 साल से कम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सेक्शन 21 7 से 12 साल कंडीशनल इम्यूनिटी, जो मैच्योरिटी पर निर्भर करती है, और इन दोनों का आधार है डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत। उम्मीद है कि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही होगी और अधिक जुडिशरी फोकस्ड कानूनी सामग्री के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। सोचिए, क्या कोई व्यक्ति एक संगीन अपराध करने के बाद भी बेगुनाह हो सकता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस वक्त उसने वो काम किया उसका दिमाग उसके साथ नहीं था। यही वो पेचीदा सवाल है जो क्रिमिनल लॉ के बिल्कुल सेंटर में है और इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 में। तो चलिए आज इसी कानूनी बचाव की हर परत को खोलकर समझते हैं। क्रिमिनल लॉ की पूरी इमारत आप कह सकते हैं इसी एक लैटिन कहावत पे टिकी है, एक्टस नॉन फासिड रियम निसी मेंस सिट रेया। मतलब सिर्फ कोई गलत काम कर देना ही किसी को अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उस काम के पीछे एक गिल्टी माइंड, एक दोषी मन या मेंस रिया न हो। तो सवाल उठता है, अगर मन ही दोषी नहीं है तो सजा कैसी? और यही सवाल धारा 22 की नींव है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दोषी मन की इस पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि धारा 22 एक सेफ्टी वाल्व की तरह कैसे काम करती है। हम कुछ बहुत ही जरूरी केस लॉस पर नजर डालेंगे, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले के बीच के फर्क को जानेंगे, सबूत की चुनौती को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समेट लेंगे। तो पहली पहेली, और ये बहुत दिलचस्प है, ये वो जगह है जहां कानून साइकोलॉजी से मिलता है। जरा सोचिए, एक इंसान ने कोई गलत काम किया, लेकिन उसके अंदर वो मानसिक क्षमता ही नहीं थी कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है। तो क्या उसे एक आम अपराधी की तरह सजा देना सही होगा? क्या ये न्याय होगा? सबसे पहले एक बहुत जरूरी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। बीएनएस की जो धारा 22 है वो कोई एकदम नया कानून नहीं है। ये असल में पुरानी आईपीसी की धारा 84 ही है, बस एक नए नाम और नंबर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 150 सालों में जो भी केस लॉज और सिद्धांत इस पर बने हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट और जरूरी हैं। तो ये धारा 22 है क्या? इसे आप कानून का एक सेफ्टी वॉल्व समझिए। ये उन मामलों के लिए बनाया गया है जहां आरोपी मानसिक तौर पर इतना बीमार है कि वो अपने एक्शन को समझ ही नहीं पा रहा। ये इस बात को पक्का करता है कि जिस इंसान को अपने किए गए काम की समझ ही नहीं, उसे सजा ना मिले। अब जरा कानून की इस भाषा को ध्यान से देखिए। इसमें 2 वाक्यांश, 2 फ्रेजेस पूरे सेक्शन की जान है। पहला, उसे करते समय यानी एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, और दूसरा, जानने में असमर्थ यानी इनकेपेबल ऑफ नोइंग। बस इन्हीं 2 बातों पर यह पूरा डिफेंस टिका हुआ है। इस भारी भरकम कानूनी प्रोविजन को याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अनसाउंड माइंड प्लस इनकैपेसिटी इक्वल्स टू नो ऑफेंस।
यानी अगर डिफेंस ये साबित कर दे कि आरोपी का मन विकृत था और उस वजह से वो अपने काम को समझने में पूरी तरह अक्षम था, तो कानून की नज़र में वो अपराध ही नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी को ये डिफेंस लेना है तो उसे ये 3 चीज़ें, ये 3 इंग्रेडिएंट्स साबित करने होंगे। पहला कि वो मानसिक रूप से बीमार था। दूसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, कि वो बीमारी अपराध करने के ठीक समय पर मौजूद थी। और तीसरा कि उस बीमारी की वजह से उसे ये जानने की क्षमता ही नहीं थी कि वो जो कर रहा है वो क्या है या वो गलत है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है ना, टाइमिंग, कोर्ट बस उसी को देखता है। पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, वो सब सेकेंडरी है। कानून की किताब में क्या लिखा है ये तो हमने पढ़ लिया, पर असली कहानी तो कोर्टरूम में होती है ना? इस कानून को असल में लागू कैसे किया जाता है, इसका जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से, जिन्होंने इस धारा को समझने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट बनाए हैं। और इस लिस्ट में पहला और सबसे अहम केस है दहिया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया, ये साबित करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? हु हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ? अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोसिक्यूशन को केस कैसे साबित करना होता है? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब कोई शक की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन यहां एक्यूज्ड के लिए स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। उसे बस कोर्ट को यह यकीन दिलाना है कि मोर लाइकली देन नॉट, यानी ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अगला महत्वपूर्ण केस जो हमारे सामने आता है वो है हरि सिंह गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस एक और जरूरी सवाल का जवाब देता है। ठीक है, मानसिक बीमारी होनी चाहिए, पर किस तरह की? कोर्ट ने यहां पर एक बहुत मोटी लकीर खींच दी। उन्होंने कहा, देखिए, मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी डॉक्टर ने कह दिया कि इसे कोई मानसिक बीमारी है, उसे अपने आप ये डिफेंस नहीं मिल जाएगा। डिफेंस के लिए यह साबित करना होगा कि बीमारी इतनी गंभीर थी कि इंसान सही और गलत में फर्क करने की अपनी क्षमता ही खो चुका था। और हमारा तीसरा केस सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये उसी समय वाली बात को, एट द टाइम ऑफ द एक्ट वाले पॉइंट को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इस फैसले ने एक बार फिर से बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि सबसे जरूरी वो पल है जब अपराध हुआ। अपराध से पहले की हिस्ट्री या अपराध के बाद की हालत, ये सब रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में डिफेंस साबित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट और एक कोर्ट के फैसले के बीच का रिश्ता और फ़र्क। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है मेडिकल इंसैनिटी, ये डॉक्टर का काम है, वो बताएगा कि किसी को सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है। लेकिन दूसरी तरफ है लीगल इंसैनिटी, ये एक कानूनी सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कोर्ट दे सकता है। सवाल ये है कि क्या उस मेडिकल बीमारी की वजह से आरोपी जानने में अक्षम था? तो डॉक्टर की रिपोर्ट एक बहुत जरूरी सबूत है, एन एक्सपर्ट एविडेंस, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा कोर्ट का ही होता है। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोर्टरूम के अंदर इस कानून को लागू कैसे किया जाता है? डिफेंस आखिर इसे साबित करता कैसे है? जैसा हमने दहिया भाई केस में भी देखा था, सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, यहां थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। आरोपी को बस अपनी बात को प्रोबेबल यानी संभावित दिखाना है। उसे ये दिखाना है कि उसकी कहानी के सच होने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन पर सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का बोझ है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं जहां ये डिफेंस काम कर जाएगा। मान लीजिए सिजोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति को लगता है कि सामने खड़ा इंसान कोई राक्षस है जो उसे मारने आया है और वो उस पर हमला कर देता है। यहां वो इंसान को नहीं मार रहा, वो अपनी दुनिया में एक राक्षस से लड़ रहा है। उसे अपने एक्ट की नेचर ही नहीं पता। यहां डिफेंस मिलने की पूरी संभावना है। अब इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है, पर वो बहुत सोच समझकर सावधानी से किसी की हत्या की योजना बनाता है, हथियार खरीदता है और बाद में उसे छुपाता भी है। यहां भले ही उससे एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन उसका ये बर्ताव, अ प्लान्ड एक्शन, कंसीलिंग एविडेंस, ये चीख चीख कर कहता है कि उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है और इसलिए उसे धारा 22 का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट समराइज करते हैं और ख़ास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो जुडिशरी या दूसरे लॉ एग्जाम्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एग्जाम के लिए गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। नंबर 1, सबसे ज़रूरी है अपराध के समय की मानसिक स्थिति, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। नंबर 2, आरोपी का बर्ताव, अपराध से पहले, दौरान और बाद में,
सब कुछ कोर्ट में सबूत की तरह देखा जाता है। नंबर 3, डॉक्टर की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है पर फाइनल अथॉरिटी कोर्ट है। नंबर 4, अगर आरोपी ने जुर्म छिपाने की कोशिश की है तो ये डिफेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, ये भी याद रखना अच्छा है कि इस कानून की जड़ें इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैकनॉटन रूल्स में हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। ये जो कानून है, इसकी जड़ें 1843 के सिद्धांतों में हैं। तो सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में, जहां हम मेंटल हेल्थ की बारीकियों को इतना बेहतर समझ चुके हैं, ये पुराना कानून आज भी पूरी तरह से न्याय कर पाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो क्या हर तरह का पागलपन यानी कि इंसैनिटी एक क्रिमिनल एक्ट के लिए डिफेंस हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना? इसका जवाब हमें इंडियन क्रिमिनल लॉ में मिलता है। और इस सवाल का जवाब वो छुपा है सेक्शन 84 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। देखिए, ये सेक्शन जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर का एक, आप कह सकते हैं, बेहद क्रूशल पार्ट है, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी मानसिक अस्वस्थता के डिफेंस से डील करता है। ये है सेक्शन 84 की एग्जैक्ट लैंग्वेज। थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, आइए इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी काम, कोई भी एक्ट जुर्म नहीं माना जाएगा अगर, और यहाँ कंडीशंस हैं, अगर उस काम को करने वाला इंसान ठीक उसी वक्त मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ था कि वो दो चीजें समझ ही नहीं पा रहा था। पहला, कि वो आखिर कर क्या रहा है, या दूसरा कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। सिंपल। तो अगर किसी को इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो उसे 3 जरूरी बातें यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स साबित करनी होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला, कि एक्ट करने वाला व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहा था। दूसरा, ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो ठीक एक्ट करते वक्त एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ द एक्ट मौजूद थी। और तीसरा, इसी मानसिक हालत के कारण वो इनकेपेबल था, मतलब उसमें ये समझने की क्षमता ही नहीं थी कि उसका एक्ट क्या है या उसकी लीगैलिटी क्या है। चलिए, अब इस पहले इंग्रेडिएंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि लॉ लीगल इंसैनिटी की बात कर रहा है, सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी की नहीं। दोनों में फर्क है। हो सकता है कोई व्यक्ति मेडिकली अस्वस्थ हो, लेकिन अगर उसकी समझने की शक्ति, उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी, सोचने समझने की शक्ति ठीक से काम कर रही है, तो उसे सेक्शन 84 का डिफेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट पर, और वो है टाइमिंग। सेक्शन में साफ साफ लिखा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है। अक्यूज्ड का एक्ट करने से पहले पागल होना या एक्ट करने के बाद पागल हो जाना डिफेंस के लिए काफी नहीं है। प्रूफ ये करना होगा कि जिस पल, जिस एग्जैक्ट मोमेंट में वो एक्ट किया गया, ठीक उसी समय वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का था। और अब तीसरा इंग्रेडिएंट, इनकैपेसिटी टू नो। इसके आप समझ लीजिए 2 हिस्से हैं, और अच्छी बात यह है कि डिफेंस के लिए दोनों में से कोई एक भी प्रूफ करना काफी है। सो ऑप्शन ए, व्यक्ति को ये समझ ही नहीं थी कि उसके एक्ट की फिजिकल नेचर क्या है, वो कर क्या रहा है। या फिर ऑप्शन बी, अगर उसे ये पता भी था कि वो क्या कर रहा है, तो उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो काम गलत है या कानून के खिलाफ है। इन दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो डिफेंस मिल सकता है। पता है, इस पूरे सेक्शन का जो फाउंडेशन है, जो इसकी नींव है, वो एक लीगल मैक्सिम पर टिकी है, फ्यूरियोसिस नुल्ला वोलेंटास एस्ट। इसका आसान सा मतलब है अ मैडमैन हैज नो विल, यानी एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई विल नहीं होती। और सोचिए, जब मर्जी ही नहीं है तो वो क्रिमिनल इंटेंशन, जिसे हम लॉ में मेंस रिया कहते हैं, वो कैसे फॉर्म कर सकता है? इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और डिल्यूजन यानी एक तरह के भ्रम में है। वो एक इंसान पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो एक बड़ा सा फल काट रहा है। अब यहाँ सोचिए, वो व्यक्ति अपने एक्ट की नेचर को ही समझने में पूरी तरह असमर्थ है। ऐसे केस में उसको सेक्शन 84 का डिफेंस मिलने की पूरे चांसेस हैं। इस टॉपिक पर एक लैंडमार्क केस है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दयाभाई छगनभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बिल्कुल क्लियर बातें कहीं। पहली कि सेक्शन 84 का डिफेंस साबित करने का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर होता है। ये सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। और दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये प्रूफ
प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड पर होना चाहिए। मतलब बस ये दिखाना है कि उसके पागल होने की संभावना ज्यादा है। प्रोसिक्यूशन की तरह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला हाई स्टैंडर्ड यहाँ नहीं लगेगा। अब नए कानूनों के आने से ये कॉन्सेप्ट और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए, जो प्रोविजन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 84 था, वही सेम कॉन्सेप्ट अब नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के सेक्शन 22 में डाला गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये कॉन्सेप्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए उतना ही बल्कि और ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। तो चलिए अब सीधे एग्जाम की बात करते हैं। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स या सेक्शन नंबर पर एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल सकता है। मेंस की बात करें तो इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आना तो बहुत ही कॉमन है। और हाँ, APO एग्जाम में तो इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट है वो एग्जामिनर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है, इस पूरे टॉपिक को जल्दी से 3 पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 84 इंडियन पीनल कोड 1860। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस, जो कि आधारित है एक्ट के वक्त कॉग्निटिव इनकैपेसिटी पर। और पॉइंट नंबर 3, जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर होता है और स्टैंडर्ड है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस ये 3 चीजें याद रखें। ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड क्रिस्टल क्लियर लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सेक्शन पर बात करने वाले हैं। तो एक सवाल है, क्या कोई इंसान नशे की हालत में कोई क्राइम करके सजा से बच सकता है? ये एक ऐसा कानूनी सवाल है जो हर लॉ स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 23 में। तो चलिए आज इसी सेक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कानून की भाषा क्या कहती है। सेक्शन कहता है कि कोई भी काम अपराध नहीं है अगर उसे करते समय कोई व्यक्ति नशे की वजह से ये समझने की हालत में ही ना हो कि वो कर क्या रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये है कि वो नशा उसे उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ दिया गया हो। तो अगर कोर्ट में सेक्शन 23 का डिफेंस लेना है तो 3 जरूरी बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि आरोपी उस समय नशे में था। दूसरी, कि नशे की वजह से वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है या वो काम गलत है। और तीसरी, जो सबसे क्रूशियल है, कि वो नशा इनवॉलंटरी था, मतलब उसे जबरदस्ती या धोखे से दिया गया था। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक पार्टी में है और किसी ने उसकी ड्रिंक में चुपके से कुछ मिला दिया। अब उस नशे के असर में ए किसी पर हमला कर देता है, उसे कुछ होश नहीं है। तो यहाँ ए को सेक्शन 23 का प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी था। पर अगर ए खुद अपनी मर्जी से शराब पीता है और फिर बी पर हमला करता है तो उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। कानून साफ कहता है वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज। इस टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जरूरी लैंडमार्क केस है बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का। ये केस आज भी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के मामलों में एक गाइड की तरह काम करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अपनी मर्जी से किया गया नशा किसी भी क्राइम के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता और कानून ये मानकर चलेगा कि व्यक्ति को अपने काम का नॉलेज था। अच्छा, अब एक और जरूरी बात जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो नया सेक्शन 23 है ना भारतीय न्याय संहिता 2023 का, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 85 हुआ करता था। तो अब पुराने कानून को हटाकर इसे लाया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। इसे जरूर याद रखिएगा। एग्जाम के नजरिए से बात करें तो जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर APO एग्जाम में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर क्या है? 23। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ये बचाव सिर्फ और सिर्फ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में मिलता है। और एग्जाम इंपॉर्टेंस, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बेहद क्रूशियल है। उम्मीद है सेक्शन 23 अब आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा।
ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन को समझने वाले हैं। ये सेक्शन सहमति यानी कंसेंट के सिद्धांत पर आधारित है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो कई लीगल केसेस का पूरा रुख बदल सकता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या एक फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच के दौरान किसी को चोट लग जाना, क्या वो एक क्राइम है? जरा सोच कर देखिए। इस सवाल का जवाब न कानून की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग धारा में छिपा हुआ है। और यही सवाल हमें सीधे लेकर आता है हमारे आज के टॉपिक पर। तो इस सवाल का जवाब है भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 25। आपको बता दूं कि ये सेक्शन जनरल एक्सेप्शंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेक्शन उन सिचुएशन से डील करता है जहां कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से कोई नुकसान उठाने को तैयार होता है। देखिए, कानून जो है वो एक अडल्ट व्यक्ति की ऑटोनॉमी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी की रिस्पेक्ट करता है। पर हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो पूरी होनी चाहिए। तो चलिए अब इस सेक्शन के लीगल टेक्स्ट को डीकोड करते हैं कि आखिर कानून की भाषा में ये कहता क्या है। कानून कहता है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर कोई काम मौत या ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति ने उस काम के लिए अपनी सहमति, अपनी कंसेंट दी हो। अब देखिए, इस सेक्शन के लागू होने के लिए 4 बहुत जरूरी कंडीशंस हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट, वो काम करने का इरादा मौत या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड, करने वाले को ये नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए कि उस काम से ऐसी कोई गंभीर चोट लग सकती है। थर्ड, सामने वाले व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी हो। अब ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, मतलब बोलकर या लिखकर, या इम्प्लाइड भी, मतलब अपने एक्शन से। और फोर्थ, जो कि सबसे जरूरी है, कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि कोर्ट में असल में इस कानून को कैसे अप्लाई किया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वापस आते हैं हमारे एकदम शुरू वाले सवाल पर। मान लीजिए 2 अडल्ट एक बॉक्सिंग मैच के लिए राजी होते हैं। अब खेल के दौरान फेयर प्ले में एक बॉक्सर की नाक टूट जाती है, तो यहाँ सेक्शन 25 लागू होगा। क्यों? क्योंकि चारों शर्तें पूरी हो रही हैं। किसी का इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था, खेल के लिए सहमति थी और दोनों ही 18 साल से ऊपर के हैं, इसलिए इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि अगर वही बॉक्सर जानबूझकर फाउल प्ले करता है या किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ उसका इरादा, उसकी इंटेंशन बदल गई है। वो अब खेल नहीं रहा, बल्कि जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है पुनाई फातिमा वर्सेस एम्परर 1933 का। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि कंसेंट ऐसे कामों के लिए कोई डिफेंस नहीं हो सकती जहां ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का इरादा साफ साफ हो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एग्जाम पर्सपेक्टिव की। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 87 हुआ करता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 25 से रिप्लेस हो चुका है। एक बात याद रखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीओ एग्जाम में भी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये न सिर्फ जनरल एक्सेप्शंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, बल्कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो ये एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक है। चलिए अब फटाफट एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सेक्शन 25 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 कोर कॉन्सेप्ट, एक अडल्ट यानी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति की कंसेंट किसी हार्म के लिए एक वैलिड डिफेंस है, पर शर्त यह है कि मौत या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का कोई इरादा या नॉलेज ना हो। और एग्जाम इंपॉर्टेंस, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए ये एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है।
जुडिशरी पर फोकस्ड ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सेक्शन को समझने जा रहे हैं। चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी काम से किसी को नुकसान तो पहुंचे, लेकिन फिर भी वो काम करने वाला व्यक्ति अपराधी ना माना जाए? जी हाँ, कानून की नज़र में ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसी को हम जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में पढ़ते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 26 पर। तो ये सेक्शन आखिर कहता क्या है? देखिए, इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये कहता है कि अगर कोई काम किसी की जान लेने के इरादे से नहीं किया गया है, बल्कि उसी व्यक्ति की भलाई के लिए पूरी सावधानी से और उसकी सहमति लेकर किया गया है, तो उस काम से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस सेक्शन का बचाव लेने के लिए ये 4 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहला, मौत का इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, काम गुड फेथ यानी नेक नियति और सावधानी से किया गया हो। तीसरा, वो काम उसी व्यक्ति के फायदे के लिए हो। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, उस व्यक्ति ने उस काम के लिए अपनी सहमति दी हो। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द है गुड फेथ। आम भाषा में इसका मतलब होता है अच्छी नियत, पर कानून में इसका मतलब सिर्फ अच्छी नियत नहीं है। इसका कानूनी मतलब है कोई भी काम जो ड्यू केयर एंड अटेंशन यानी पूरी सावधानी और ध्यान के साथ किया जाए। लापरवाही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मान लीजिए जेड एक पेशेंट है और एक सर्जन उसका एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन कर रहा है। अब सर्जन को पता है कि इस ऑपरेशन में जान का खतरा है, लेकिन उसका इरादा जेड को मारना नहीं बल्कि उसकी जान बचाना है। ये काम जेड की भलाई के लिए पूरी सावधानी से और जेड की पूरी सहमति से किया जा रहा है। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से ऑपरेशन के दौरान जेड की मौत हो जाती है, तो भी सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि सेक्शन 26 की चारों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। इसी प्रिंसिपल को और पुख्ता करता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ। ये है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2004 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि किसी डॉक्टर पर आपराधिक लापरवाही का केस तभी बनता है जब उसकी लापरवाही ग्रॉस नेग्लिजेंस हो, मतलब बहुत ही ज्यादा और अक्षम्य हो। अगर कोई मेडिकल एक्ट अच्छी नियत और पूरी सावधानी से किया गया है तो उसे कानून का पूरा संरक्षण मिलेगा। ये फैसला मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब एक जरूरी बात जो पुराने स्टूडेंट्स के लिए खास है। ये जो प्रावधान आज हम सेक्शन 26 बीएनएस में पढ़ रहे हैं, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 88 में हुआ करता था। तो अब पुराने कानून की जगह नए कानून में ये सेक्शन 26 है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की कि ये सेक्शन एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं, जुडिशरी और एपीओ दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। देखिए, प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर पर सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस में जो सर्जन वाला एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया, उस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एपीओ एग्जाम के लिए तो जनरल एक्सेप्शंस का ये कोर एरिया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला, सेक्शन नंबर 26 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, कोर कंसेप्ट सहमति और भलाई के लिए बिना जान से मारने के इरादे के पूरी सावधानी से किए गए काम को कानूनी सुरक्षा देना। और तीसरा, एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड टॉपिक है। जुडिशरी की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और महत्वपूर्ण लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक डॉक्टर जो एक बच्चे की जान बचा रहा है, उस पर भी कोई क्रिमिनल केस हो सकता है? आप सोचिए, एक डॉक्टर है जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए एक रिस्की सर्जरी परफॉर्म करता है, और मान लीजिए उस सर्जरी में कुछ गलत हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या उस डॉक्टर पर केस चलेगा? इसी सवाल का जवाब हमारे कानून का एक खास सेक्शन देता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, ये सेक्शन जो है, ये जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवादों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। बेसिकली ये उन कामों को लीगल प्रोटेक्शन देता है जो भले ही नुकसान पहुंचाएं पर नेक नियत से किए गए हों।
ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस सेक्शन की बिल्कुल लीगल लैंग्वेज है, यानी जो बेयर एक्ट में लिखा है। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। तो कानून कहता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्ट ऑफेंस यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो गुड फेथ में किया गया हो, मतलब नेक नियत से। और किसके लिए? किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के फायदे के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी, उसके गार्जियन की कंसेंट यानी सहमति से किया गया हो, भले ही उस काम से कोई हार्म क्यों ना हो जाए। तो इस सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए आपको ये 4 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेक्शन के। पहला, एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब सिर्फ नियत अच्छी ना हो बल्कि पूरी केयर और अटेंशन के साथ किया गया हो। दूसरा, वो एक्ट उस व्यक्ति के बेनिफिट यानी फायदे के लिए हो। तीसरा, वो व्यक्ति या तो 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, गार्जियन की कंसेंट ली गई हो। एक बात बिल्कुल साफ है, ये चारों कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इस बात को साबित करने का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज्ड पर होता है। चलिए अब इसको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा आपके एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए एक डॉक्टर हैं और उनके पास एक 10 साल का बच्चा आता है जिसे एक लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत है, पर सर्जरी बहुत रिस्की है। डॉक्टर बच्चे के गार्जियन से पूरी तरह से कंसेंट लेते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, क्या ये गुड फेथ में है? हाँ। क्या ये बच्चे के बेनिफिट के लिए है? बिल्कुल। बच्चे की उम्र 12 साल से कम है? हाँ। और क्या गार्जियन की कंसेंट है? यस। तो यहाँ सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसलिए अगर अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के दौरान बच्चे को कुछ हो भी जाता है, तब भी डॉक्टर को सेक्शन 27 का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोटेक्शन अनलिमिटेड है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेक्शन आपको कब नहीं बचाएगा। पहला, अगर आपने जानबूझकर किसी की डेथ कॉज की है। दूसरा, अगर आपने डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट किया है। और इसी तरह आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज करने या किसी क्राइम को अबेट करने यानी उसके लिए उकसाने के लिए भी इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकते। देखिए, कानून का मकसद साफ है, बेनिफिट के लिए किए गए कामों को प्रोटेक्ट करना, क्राइम्स को शील्ड करना नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस की बात करते हैं, जो है श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुड फेथ शब्द को और क्लियरली डिफाइन किया। कोर्ट ने कहा कि गुड फेथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी नीयत अच्छी थी। नहीं, इसका मतलब है कि आपने वो काम ड्यू केयर एंड अटेंशन यानी पूरी सावधानी और ध्यान के साथ किया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए ये केस लॉ एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं पुराने लॉ से, ये जानना भी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो जो प्रोविजन आज भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 27 है, ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 89 हुआ करता था। तो सिंपल है, आईपीसी का सेक्शन 89 अब बीएनएस का सेक्शन 27 बन गया है, इसे याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंस की। देखिए, जुडिशियरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में गुड फेथ की डेफिनेशन और इसकी जो लिमिट्स हैं उन पे क्वेश्चन बन सकता है। एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके हर इंग्रेडिएंट को, हर एक्सेप्शन को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, एंड करने से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 27 भारतीय न्याय संहिता 2023 की। पॉइंट नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? गुड फेथ में गार्डियन की कंसेंट से बच्चे या अनसाउंड माइंड पर्सन के बेनिफिट के लिए किए गए एक्ट को प्रोटेक्शन देना। और पॉइंट नंबर 3, सबसे अहम, इस एक्सेप्शन को क्लेम करने का बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज्ड पर होता है। बस ये 3 चीजें याद रखिए। जुडिशरी एग्जाम्स पर ऐसी ही और फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक ऐसे सेक्शन को समझने जा रहे हैं जो सहमति यानी कंसेंट की कानूनी दुनिया में नींव का पत्थर है, सेक्शन 28। ये समझना हर लॉ स्टूडेंट और एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बेहद बेहद जरूरी है।
तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 28 के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर इसके सबसे ज़रूरी शब्दों को डीकोड करेंगे, मतलब उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिकल उदाहरण और एक लैंडमार्क केस लॉ से इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये नए कानून में पुराने कानून के मुकाबले कहाँ खड़ा है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम के लिए इसे कैसे तैयार करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये सेक्शन कहता क्या है? बिल्कुल साफ शब्दों में ये हमें बताता है कि कब किसी की हाँ को कानून हाँ नहीं मानता। अगर कोई सहमति किसी को डरा धमकाकर ली गई हो या किसी धोखे में रखकर किसी गलत जानकारी के आधार पर ली गई हो, तो कानून की नज़र में वो सहमति है ही नहीं। सिंपल। अब चलिए इस सेक्शन को और गहराई से समझते हैं और इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को, यानी इसके कीवर्ड्स को एक एक करके तोड़ते हैं। देखिए, सेक्शन 28 ने 4 ऐसी मेन सिचुएशंस बताई हैं जहां हाँ का मतलब असल में ना होता है। पहली, जब सहमति चोट के डर से दी गई हो। दूसरी, जब वो किसी तथ्य की गलतफहमी में दी गई हो। तीसरी, जब सहमति देने वाला व्यक्ति या तो दिमागी तौर पर ठीक न हो या फिर नशे की हालत में हो। और चौथी, जब सहमति 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने दी हो। तो पहला कीवर्ड है फियर ऑफ इंजरी। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने चाकू दिखा दिया। इसमें हर तरह की धमकी शामिल है, चाहे वो शारीरिक चोट की हो, समाज में बदनामी की हो या किसी झूठे कानूनी केस में फंसाने की हो। अगर ऐसे किसी भी डर के दबाव में सहमति दी गई है तो वो वैलिड नहीं है। अब आते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पर। इसका सीधा सा मतलब है किसी ज़रूरी बात को लेकर गलतफहमी हो जाना। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये गलतफहमी किसी तथ्य की यानी फैक्ट की होनी चाहिए, कानून की यानी लॉ की नहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम के लिए, खासकर मेंस के लिए गोल्ड है। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये सेक्शन तभी लागू होगा जब आरोपी को ये पता हो या उसके पास ये मानने का कोई वजह हो कि सामने वाले की सहमति डर या धोखे पर आधारित थी। इसी को हम मेंस रिया या गिल्टी माइंड कहते हैं। ये साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क केस से जोड़कर देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए एक क्लासिक एग्जाम लेते हैं। सोच के देखिए, ए बी के गले पर चाकू रखकर कहता है, इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो वरना। बी डर के मारे साइन कर देता है। अब आप ही बताइए, क्या इस सहमति की कोई कानूनी वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। ये कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी का एक टेक्स्ट बुक केस है और कानून की नज़र में ये 0 है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस की जो इस सेक्शन की आत्मा को समझाता है, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये केस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को बहुत अच्छे से समझाता है, खास तौर पर शादी के झूठे वादे वाले मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी का वादा किया और उसकी नीयत शुरू से ही झूठी थी, मतलब उसका इरादा शादी करने का था ही नहीं, तो उस वादे के आधार पर ली गई सहमति एक तथ्य की गलतफहमी के तहत ली गई मानी जाएगी और वो रेप की कैटेगरी में आ सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है? वादा करते समय उसका इरादा, उसकी नीयत क्या थी। अच्छा, अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये नया सेक्शन पुराने कानून से कैसे जुड़ा है। तो ये सेक्शन जो आज हम सेक्शन 28 भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से पढ़ रहे हैं, ये पहले हुआ करता था इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 90। अब ये पूरी तरह से रिप्लेस हो चुका है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, एग्जाम स्ट्रैटेजी। एक बात साफ समझ लीजिए, जुडिशरी का प्री हो या मेंस, इस सेक्शन को आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। ये इतना ज़रूरी है। एपीओ एग्जाम में तो इस पर सीधा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और खासकर यौन अपराधों से जुड़े मामलों में इस सेक्शन की सही समझ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 3 बातें जो आपको इस सेशन से लेके जानी हैं। नंबर 1, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 28 BNS 2023 की। नंबर 2, ये बताता है कि सहमति कब अमान्य होती है, खासकर डर या तथ्य की गलतफहमी के मामले में। और नंबर 3, ये जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुडिशरी पर केंद्रित और ऐसी ही जरूरी कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 29।
चलिए, इसको समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आप सोचिए, क्या कंसेंट यानी कि सहमति हर क्राइम को जायज ठहरा सकती है? मतलब अगर कोई काम अपने आप में ही गैर कानूनी है, तो क्या किसी की परमिशन से वो लीगल हो जाता है? इसी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब छिपा है बीएनएस के सेक्शन 29 में। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं सेक्शन 29 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 को। देखिए, बैर एक्ट की ये लाइन कहती है कि जो एक्सेप्शंस हमने पहले पढ़ी हैं, कंसेंट से जुड़ी हुई एक्सेप्शंस, वो ऐसे कामों पर लागू नहीं होंगी जो अपने आप में ही एक ऑफेंस हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनसे कोई हार्म हुआ है या नहीं। साफ साफ शब्दों में, कुछ एक्ट्स आधारभूत रूप से ही गैरकानूनी होते हैं और वहां कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस सेक्शन का जो पूरा प्रिंसिपल है, उसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, इनहेरेंटली इलीगल एक्ट्स, यानी ऐसे एक्ट्स जो बाय नेचर ही अपने आप में ही गैर कानूनी हैं। स्टेप 2, कंसेंट इज इररेलेवेंट। बिल्कुल साफ है, ऐसी चीजों के लिए परमिशन लेने या देने का कोई मतलब नहीं है, वो उस एक्ट को लीगल नहीं बना सकती। और स्टेप 3, हार्म डजंट मैटर, मतलब एक्ट क्राइम है तो क्राइम है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कोई नुकसान हुआ या नहीं। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, 2 सिनेरियोज हैं। पहला, जहां कंसेंट वैलिड है। सोचिए एक रेगुलेटेड बॉक्सिंग मैच। वहां दोनों पार्टिसिपेंट्स नियम और कायदों के दायरे में रहते हुए हार्म के रिस्क के लिए अपनी सहमति देते हैं। ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखिए, जहां कंसेंट इनवैलिड हो जाती है। मान लीजिए एक गैर कानूनी गर्भपात जो बिना किसी मेडिकल जरूरत के किया जा रहा है। यहां भले ही महिला की कॉन्सेंट हो, ये फिर भी एक ऑफेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून ने कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर ऐसे एक्ट को अपने आप में ही एक ऑफेंस माना है। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात साफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार है, उसमें राइट टू डाई यानी मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कोई किसी को सुसाइड के लिए उकसाता है, तो मरने वाले की कंसेंट भी उकसाने वाले को बचा नहीं सकती। ये केस सेक्शन 29 के प्रिंसिपल को बिल्कुल साफ साफ समझाता है। आपके रेफरेंस के लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 91 हुआ करता था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने से इसे सेक्शन 29 में रखा गया है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रूशियल है। वहीं एपीओ एग्जाम में इस टॉपिक से सीधा सीधा सवाल बन सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सेक्शन कंसेंट के डिफेंस के दायरे को सीमित करता है, यानी लिमिट करता है। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज। पहला, हमने समझा सेक्शन 29 बीएनएस 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम अपने आप में गैर कानूनी है, वहां कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता। और तीसरा, ये जुडिशरी और एपीओ दोनों एग्जाम्स के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो ये था सेक्शन 29 का एक कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता की हमारी इस चर्चा में आज हम बात करेंगे सेक्शन 30 की। ये सेक्शन पुराने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 92 के ही जैसा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टरों और कभी-कभी आम नागरिकों को भी कानूनी सुरक्षा देता है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। एक सर्जन है जिनके सामने एक बेहोश मरीज है जो एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, पर उसकी सहमति लेना नामुमकिन है। तो क्या वो सर्जन एक नायक है या एक अपराधी? सेक्शन 30 का पूरा कानूनी सिद्धांत दरअसल इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। तो आज के इस सेशन में हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है, फिर हम सेक्शन 30 के जरूरी एलिमेंट्स को तोड़कर समझेंगे। इसके बाद इसके प्रोवाइजोज यानी कि इसकी सीमाएं क्या हैं वो देखेंगे, और फिर कुछ इलस्ट्रेशंस और जरूरी केस लॉस पर नजर डालेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। तो चलिए
सबसे पहले उस बुनियादी कानूनी सिद्धांत को समझते हैं जिस पर सेक्शन 30 टिका हुआ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसे हम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, ये सिद्धांत बहुत सरल भाषा में ये कहता है कि कभी-कभी एक बहुत बड़ी हानि को रोकने के लिए एक छोटी हानि करना कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है, खासकर जब कोई इमरजेंसी हो। सेक्शन 30 इसी डॉक्ट्रिन को एक प्रैक्टिकल रूप देता है। ये उन कामों को कानूनी सुरक्षा देता है जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए बिना उसकी सहमति के किए जाते हैं। अच्छा, अब सेक्शन 30 को ठीक से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब इस सेक्शन के तहत कानूनी सुरक्षा पाने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, आइए वो देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है गुड फेथ, यानी सद्भाव। देखिए, कानून की नज़र में गुड फेथ का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत होना नहीं है। इसका मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम करना, यानी पूरी सावधानी और ध्यान के साथ। ये सेक्शन की नींव है, इसका बेडरॉक है। तो सेक्शन 30 का डिफेंस लेने के लिए ये 4 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, काम गुड फेथ में किया गया हो। दूसरी, वो काम उस व्यक्ति के फायदे के लिए हो। तीसरी, उस वक्त सहमति लेना नामुमकिन हो। और चौथी, वो काम कानून द्वारा प्रतिबंधित कैटेगरीज में ना आता हो। ये चारों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्रोटेक्शन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। कानून कुछ बहुत साफ सीमाएं तय करता है जिन्हें हम प्रोवाइजोस कहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये डिफेंस कब लागू नहीं होगा। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बेहद जरूरी है, इसे मार्क कर लीजिए। सेक्शन 30 का प्रोटेक्शन जानबूझकर किसी की जान लेने या जान लेने की कोशिश करने पर बिल्कुल नहीं मिलता, और ऐसे किसी काम पर भी नहीं मिलता जिससे मौत होने की संभावना हो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर वो काम मौत या ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए किया गया हो तो बात अलग है। ये जो बारीक सा फर्क है, ये बहुत क्रूशियल है। एक और जरूरी बात, इस सेक्शन में जो बेनिफिट शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब सिर्फ पेक्यूनरी यानी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। मतलब काम का मकसद उस व्यक्ति की सेहत को ठीक करना होना चाहिए, ना कि कोई आर्थिक लाभ कमाना। चलिए अब इस थियरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में देखते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस और लैंडमार्क केस लॉज से सेक्शन 30 की इंटरप्रिटेशन और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। पहला इलस्ट्रेशन ये वही सर्जन वाला केस है जिससे हमने बात शुरू की थी। एक बेहोश व्यक्ति की जान बचाने के लिए गुड फेथ में की गई इमरजेंसी सर्जरी सेक्शन 30 के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ये कोई अपराध नहीं है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। एक बाघ किसी इंसान को उठाकर ले जा रहा है। उसे बचाने के लिए गोली चलाई जाती है, और ये जानते हुए भी कि गोली शायद विक्टिम को भी लग सकती है। यहां पर जो काम किया गया है वो गुड फेथ में है और उस विक्टिम के फायदे के लिए है। इसलिए अगर गोली गलती से विक्टिम को लग भी जाए तब भी सेक्शन 30 का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब केस लॉस पर आते हैं। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि हर डॉक्टर का एक कर्तव्य है कि वो किसी भी घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसे तुरंत मेडिकल हेल्प दे। इस फैसले ने सेक्शन 30 के सिद्धांत को और भी मजबूत किया। दूसरा लैंडमार्क केस है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिया कि अगर कोई डॉक्टर गुड फेथ और ड्यू केयर के साथ काम कर रहा है तो उसे सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट के लिए, यानी फैसले में हुई चूक के लिए, क्रिमिनल केस में नहीं फंसाया जा सकता। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं और एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं उन पर फोकस करते हैं। एग्जाम्स में सेक्शन 27 और सेक्शन 30 के बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। जरा टेबल पर ध्यान दीजिए। सेक्शन 27 बच्चों या अनसाउंड माइंड के लोगों पर लागू होता है और इसमें गार्डियन की कंसेंट जरूरी है, जबकि सेक्शन 30 किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो सहमति देने में सक्षम नहीं है, और क्योंकि यहां सहमति लेना नामुमकिन है इसलिए उसकी जरूरत नहीं होती। इस कंपैरिजन से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एक्ट क्या है? इमरजेंसी में बेहोश मरीज की जान बचाने के लिए इलाज करना। और अनप्रोटेक्टेड एक्ट क्या है? पैसे के लिए बिना सहमति के कॉस्मेटिक सर्जरी कर देना। एक में गुड फेथ और बेनिफिट है, दूसरे में नहीं। आखिर में ये गोल्ड पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इन्हें बिल्कुल याद रखना है। पहला, काम गुड फेथ में और व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। दूसरा, सहमति लेना नामुमकिन होना चाहिए। तीसरा, जानबूझकर किसी की जान लेना कभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, इस एक्सेप्शन को साबित करने का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होता है। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल,
सोचिए अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि किसी डेजिग्नेटेड गार्डियन से तुरंत यानी इंस्टेंट कंसेंट मिल सके, तो मेडिकल इमरजेंसीज में सेक्शन 30 का एप्लीकेशन कैसे बदल सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। सोचिए, क्या सच बोलना भी एक अपराध हो सकता है? खासकर तब जब उस सच को सुनने से किसी की जान चली जाए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 इसी तरह के एक मुश्किल सवाल का जवाब देती है। ये धारा, जो कि पुरानी आईपीसी की धारा 93 के जैसी ही है, उन हालातों के बारे में बताती है जब सद्भावना से कही गई कोई बात, भले ही उससे कोई हानि हो जाए, अपराध नहीं मानी जाती। तो आइए इस महत्वपूर्ण कानूनी बचाव को और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी, जिससे हमें इस विषय की एक स्पष्ट और संरचित समझ मिल सके। तो चलिए सबसे पहले उस कानूनी दुविधा को समझते हैं जिसे ये धारा सुलझाने की कोशिश करती है। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां किसी का इरादा तो नेक है, वो किसी के भले के लिए कुछ कहता है, लेकिन उसका नतीजा अनजाने में ही सही बहुत विनाशकारी हो जाता है। ये एक क्लासिक कानूनी उदाहरण है जो सीधे इस मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। अब देखिए, यहां सर्जन का इरादा मरीज की मदद करना था, उसे मारना नहीं। फिर भी उसकी बताई सच्चाई से मरीज की मौत हो गई। तो सवाल उठता है, यहां कानून क्या करेगा? क्या इसे हत्या माना जाएगा या एक संरक्षित कार्य? धारा 31 ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। चलिए अब सीधे उस कानूनी प्रावधान पर आते हैं जो इस तरह की स्थितियों के लिए बनाया गया है। ये है धारा 31 का मूल पाठ। अब यहाँ पे 2 वाक्यांश हैं जो इस धारा की नींव हैं और इनको बहुत ध्यान से समझना है। पहला, संचार सद्भाव में यानी इन गुड फेथ किया गया हो, और दूसरा, यह उस व्यक्ति के लाभ के लिए यानी फॉर द बेनिफिट हो। कोई भी बचाव इन 2 शर्तों को पूरा किए बिना सफल नहीं हो सकता। तो देखिए, इस बचाव के लिए ये 4 अनिवार्य तत्व हैं, और याद रखिए ये क्यूमुलेटिव है, ऑल्टरनेटिव नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि चारों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी तत्व मौजूद नहीं है तो धारा 31 का बचाव नहीं मिलेगा। परीक्षा के लिहाज से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पर कि सद्भाव या गुड फेथ की कानूनी परिभाषा आखिर है क्या। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कानून में गुड फेथ का मतलब सिर्फ अच्छा इरादा या ईमानदारी नहीं होता। कानून इससे एक कदम आगे जाता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, एक ईमानदार विश्वास होना यानी ऑनेस्ट बिलीफ, और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, उचित देखभाल और ध्यान रखना यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन। असल में कानून ये पक्का करना चाहता है कि ये बचाव सिर्फ उसी को मिले जिसने लापरवाही से काम नहीं किया है। इस अंतर को ऐसे समझते हैं। एक तरफ है एक व्यक्ति जिसका विश्वास तो ईमानदार है, लेकिन वो लापरवाही से काम कर रहा है, ये सद्भाव नहीं है। और दूसरी तरफ है वो व्यक्ति जो न केवल ईमानदारी से बोल रहा है, बल्कि उसने पूरी सावधानी और ध्यान भी रखा है। यही कानून की नज़र में सद्भाव है, और यही धारा 31 के तहत संरक्षित है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि असल में अदालतें इस कानून की व्याख्या कैसे करती हैं और वो कौन से महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं जिन्होंने इस नियम को आकार दिया है। सद्भाव की परिभाषा को स्थापित करने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जनरल एक्सेप्शंस के तहत सद्भाव का बचाव लेने के लिए सिर्फ नेक इरादा साबित करना काफी नहीं होगा। अभियुक्त को उचित देखभाल और ध्यान वाले दूसरे घटक को भी साबित करना ही होगा। इस निर्णय ने सद्भाव को एक वस्तुनिष्ठ मानक यानी एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बना दिया, न कि केवल एक व्यक्तिपरक भावना। अब आते हैं एक और लैंडमार्क केस पर जो मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़ा है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, जैकब मैथ्यू का मामला मेडिकल नेग्लिजेंस के कानून में एक मील का पत्थर माना जाता है। अदालत ने इस बात को समझा कि डॉक्टरों को अपना काम करने के लिए कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर हर दुखद परिणाम के लिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाने लगे तो वे जोखिम भरे लेकिन जरूरी निर्णय लेने से डरेंगे। इसलिए यह निर्णय सद्भावना से काम कर रहे डॉक्टरों को अनुचित मुकदमों से बचाता है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि क्या संरक्षित है और क्या नहीं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक डॉक्टर जो मरीज को उसकी गंभीर बीमारी के बारे में सच बताता है, वो संरक्षित है। एक वकील जो अपने क्लाइंट को सलाह देता है कि उसका केस कमजोर है, वो भी संरक्षित है। लेकिन जानबूझकर गलत जानकारी फैलाना या किसी को बदनाम करने के इरादे से कुछ कहना, ये धारा 31 के तहत संरक्षित नहीं है।
इससे कानून का उद्देश्य साफ होता है, नेक नियति की रक्षा करना, दुर्भावना की नहीं। ठीक है, ये तो हो गई सब्सटैंटिव लॉ की बात। अब इसके प्रक्रियात्मक पहलू पर आते हैं, यानी ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि जो कहा गया वो सद्भाव में था। यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 लागू होता है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो भी व्यक्ति किसी सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन का लाभ उठाना चाहता है, उसे साबित करने का भार उसी पर होता है। अभियोजन पक्ष को केवल अपराध के मूल तत्व साबित करने होते हैं। उसके बाद ये अभियुक्त की जिम्मेदारी है कि वो अदालत को ये विश्वास दिलाए कि उसका मामला धारा 31 के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस धारा का असल उद्देश्य और महत्व क्या है। असल में धारा 302 बहुत महत्वपूर्ण हितों के बीच एक जरूरी संतुलन बनाती है। एक तरफ है व्यक्तियों को गैर जरूरी हानि से बचाने की जरूरत, और दूसरी तरफ है डॉक्टरों, वकीलों जैसे पेशेवरों को बिना किसी डर के अपना कर्तव्य निभाने की आज़ादी। ये कानून इस बात को मानता है कि कभी-कभी कड़वा सच बताना झूठी दिलासा देने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर विचार करना बनता है, आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी जानकारी सही हो या गलत सेकंडों में वायरल हो सकती है, क्या उचित देखभाल और ध्यान का ये पारंपरिक मानक आज भी पर्याप्त है? जब एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बिना किसी डिग्री के चिकित्सा सलाह देता है, तो उसकी उचित देखभाल का स्तर क्या होना चाहिए? ये एक नई चुनौती है जिस पर हमारे कानून को भविष्य में विचार करना होगा। नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 32 पर बात करने वाले हैं। ये धारा डिफेंस ऑफ ड्यूरेस यानी धमकियों द्वारा व्यवस्था के बचाव से जुड़ी है। सोचिए, अगर किसी को कोई जुर्म करने पर मजबूर किया जाए तो सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में कब ये उस व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाएगी। यही वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हमें धारा 332 में मिलता है। तो इस पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये डिफेंस ऑफ ड्यूरेस है क्या, फिर सेक्शन 32 को समझेंगे, उसकी 5 ज़रूरी शर्तें क्या हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस बचाव का जो मूल सिद्धांत है वो असल में 2 चीज़ों के बीच एक टकराव है। एक तरफ जीने की मानवीय इच्छा और दूसरी तरफ समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत। देखिए, कानून एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझता है। एक तरफ है इंसान का जीने का इंस्टिंक्ट। कानून ये नहीं कहता कि कोई अपनी जान दे दे अगर उस पे मौत का खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा भी तो जरूरी है। इसीलिए हत्या या देश के खिलाफ जो बहुत गंभीर अपराध हैं, उन पर यह बचाव लागू नहीं होता। सेक्शन 322 असल में इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो अब सीधा कानून की भाषा पर आते हैं। देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 आखिर कहती क्या है। तो ड्यूरेस, या जिसे हम कह सकते हैं धमकियों द्वारा विवशता, ये एक लीगल डिफेंस है। ये उस इंसान को मिलता है जिसे तत्काल मौत की धमकी देकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया गया हो। कानून की भाषा कुछ ऐसी है: हत्या और राज्य के विरुद्ध मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की हो जिसे धमकियों से विवश किया गया हो, और धमकी भी ऐसी कि उसे लगे अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो हैं ये 2 एक्सेप्शंस, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध। अब इस सेक्शन में एक परंतुक और 2 स्पष्टीकरण हैं, और ये बहुत जरूरी हैं। परंतुक साफ कहता है कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में नहीं फंसा होना चाहिए। स्पष्टीकरण 1 इसी बात को और साफ करता है। कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से डाकुओं के गैंग में शामिल हो जाए तो वो बाद में इस डिफेंस का फायदा नहीं उठा सकता। वहीं दूसरी तरफ स्पष्टीकरण 2 एक उदाहरण देता है। मान लीजिए किसी लोहार को जबरदस्त पकड़ लिया जाता है तो वो इस बचाव का दावा कर सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन से ये साफ है कि इस बचाव को क्लेम करने के लिए 5 ज़रूरी शर्तें हैं, जिन्हें हम लीगल लैंग्वेज में इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इन 5 शर्तों को एक एक करके और ध्यान से समझते हैं। पहली, किसी और व्यक्ति से धमकी मिलनी चाहिए। दूसरी, और ये सबसे क्रूशियल है, धमकी तत्काल मौत की होनी चाहिए। मतलब फ्यूचर में कोई नुकसान होगा ये नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त जान का खतरा।
तीसरी शर्त, जो अपराध किया गया है वो उसी धमकी का सीधा नतीजा होना चाहिए। चौथी, कि अक्यूज्ड अपनी मर्जी से उस क्रिमिनल सिचुएशन का हिस्सा न बना हो। और पांचवी शर्त, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये बचाव मर्डर या स्टेट के खिलाफ कुछ खास अपराधों पर लागू नहीं होता। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि कोर्ट्स ने असल मामलों में इन प्रिंसिपल्स को कैसे इंटरप्रेट किया है। इस सिलसिले में जो सबसे पहला और फाउंडेशनल केस है वो है क्वीन बनाम डडली एंड स्टीफेंस, जो 1884 का है। मामला क्या था? कुछ नाविक थे जो भूख से मर रहे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने ही एक साथी, एक कैबिन बॉय को मारकर खा लिया। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि जरूरत यानी नेसेसिटी मर्डर के लिए कोई डिफेंस नहीं हो सकती। और ये बात हमारे सेक्शन 32 से बिल्कुल मेल खाती है, जहां मर्डर को साफ साफ इस बचाव से बाहर रखा गया है। अब एक और बहुत जरूरी केस देखते हैं जो स्वैच्छिक जुड़ाव यानी अपनी मर्जी से जुड़ने वाले नियम को और भी साफ करता है। ये है आर बनाम हसन का मामला। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये तय किया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपराधियों के साथ उठता बैठता है या जुड़ता है तो वो बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे मजबूर किया गया था। यह फैसला सेक्शन 32 के स्पष्टीकरण 1 को आप कह सकते हैं और भी ज्यादा मजबूती देता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, वही लोहार वाला जो स्पष्टीकरण में भी है। सोचिए, एक गैंग ने एक लोहार को जबरदस्ती पकड़ लिया और बंदूक दिखाकर उसे दरवाजा तोड़ने को कहा। तो क्या उसे बचाव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जान का खतरा बिल्कुल सामने था, असली था। और सबसे बड़ी बात, वो लोहार अपनी मर्जी से वहां नहीं था। अब इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी अपनी मर्जी से, शौक से डाकुओं के गैंग में शामिल होता है। अब डकैती के दौरान उनका लीडर उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक पीड़ित पर हमला नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। इस केस में उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा और वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसने खुद ही उस क्रिमिनल गैंग को ज्वाइन करने का फैसला किया था। वो वॉलंटरी एक्सपोजर का केस बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अक्सर एग्जाम में सेक्शन 32 और प्राइवेट डिफेंस के बीच का अंतर पूछा जाता है। इसे समझ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 32 में व्यक्ति पर दबाव होता है, वो पैसिव होता है, जबकि प्राइवेट डिफेंस में व्यक्ति बचाव करता है, वो एक्टिव होता है। सेक्शन 32 में खतरा किसी तीसरे इंसान से होता है, जबकि प्राइवेट डिफेंस में खतरा उसी से होता है जो हमला कर रहा है। सेक्शन 32 का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तत्काल मृत्यु का डर, जबकि प्राइवेट डिफेंस में आनुपातिक बल यानी जरूरत के हिसाब से बल का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा फर्क, सेक्शन 32 में हत्या की अनुमति नहीं है, जबकि प्राइवेट डिफेंस में कुछ सिचुएशंस में है। जब भी ये बचाव कोर्ट में आता है तो जज कुछ खास सवाल देखते हैं। पहला, क्या खतरा सच में था और तत्काल था? दूसरा, क्या वहां से बचकर निकलने का कोई मौका था? तीसरा, क्या आरोपी अपनी मर्जी से अपराधियों के साथ मिला हुआ था? और ये बात हमेशा याद रखनी है कि इसे साबित करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अभियुक्त पर होती है। जुडिशरी परीक्षाओं के लिए ये एक गोल्डन लाइन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। विवशता अपराध को क्षमा कर सकती है, लेकिन हत्या को कभी नहीं। बस ये एक लाइन धारा 32 का पूरा सार बता देती है। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। नमस्कार, आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प लैटिन मैक्सिम से शुरू होती है, डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि कानून छोटी छोटी या मामूली बातों पर ध्यान नहीं देता। ये वो सिद्धांत है जो असल में हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव में बसा हुआ है। और आज हम इसी सिद्धांत को और इसके भारतीय कानूनी रूप को एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर इस लैटिन सूत्र का हमारे भारतीय कानून से क्या लेना देना है? असल में यही सिद्धांत हमें सीधे लेकर आता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 पर, जो इसे एक कानूनी शक्ल देता है। जरा सोचिए, इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद बस ये सुनिश्चित करना है कि कानून की जो असली ताकत है उसका इस्तेमाल गंभीर अपराधों से निपटने के लिए हो, ना कि रोजमर्रा की छोटी मोटी शिकायतों के लिए। एक तरह से ये अदालतों को गैर जरूरी मामलों के बोझ से बचाने का भी एक तरीका है।
चलिए अब सीधे इस प्रावधान के शब्दों पर गौर करते हैं। धारा 33 कहती है कि कोई भी काम सिर्फ इसलिए अपराध नहीं बन जाता कि उससे कोई नुकसान हुआ है। अगर, और ये अगर ही यहाँ पर सब कुछ है, अगर वो नुकसान इतना मामूली हो, इतना तुच्छ हो कि एक साधारण समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। यकीन मानिए, यही जो वाक्यांश है ना, ये इस पूरी धारा का दिल है, इसका पूरा सार इसी में छिपा है। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर जुडिशरी की तैयारी के लिए, किसी भी सेक्शन को उसके ज़रूरी तत्वों या कहें कि इंग्रेडिएंट्स में तोड़कर समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। धारा 33 को सही तरह से लागू करने के लिए 4 मुख्य घटक हैं, जिन्हें हमें एक-एक करके जांचना होगा। तो पहला तत्व है कि कोई न कोई अपहानि यानी हार्म ज़रूर हुआ हो। दूसरा, ये हार्म बहुत ही मामूली यानी ट्रिवियल होना चाहिए। तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कि अदालत एक वस्तुनिष्ठ मानक, एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अपनाएगी। मतलब वो ये नहीं देखेगी कि शिकायत करने वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। सवाल ये है कि क्या एक साधारण समझ और स्वभाव का व्यक्ति इसकी शिकायत करेगा। और चौथा, जो कि बहुत दिलचस्प है, वो ये कि अभियुक्त का इरादा, उसका इंटेंशन यहाँ मायने नहीं रखता। जी हाँ, अगर नुकसान मामूली है तो भले ही वो जानबूझकर किया गया हो, ये धारा बचाव कर सकती है। कानून सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है, वो तो अदालतों में जीवंत होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे न्यायालयों ने इस सिद्धांत की व्याख्या कैसे की है और इसे असल मामलों में कैसे लागू किया है। ये समझना परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक ऐतिहासिक मामला देखते हैं। वीदा मेनेज़ेस बनाम यूसुफ खान। इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल सीधे साधे थे। एक अभियुक्त ने एक फाइल फेंकी जो शिकायतकर्ता को लग गई और एक मामूली सी खरोच आ गई। अब कानून के सामने सवाल खड़ा हुआ, क्या इसे एक आपराधिक हमला माना जाना चाहिए? और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। अदालत ने कहा कि असली टेस्ट ये नहीं है कि चोट लगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या एक साधारण व्यक्ति ऐसी मामूली खरोच के लिए क्रिमिनल शिकायत करने जाएगा। कोर्ट का जवाब था नहीं, और इसीलिए नुकसान को तुच्छ मानते हुए अभियुक्त को तत्कालीन धारा 95 आईपीसी, जो अब धारा 33 बीएनएस है, उसका लाभ दे दिया गया। तो फिर अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि कोई काम वाकई तुच्छ है या नहीं? देखिए, वो कई फैक्टर्स को एक साथ देखती हैं, जैसे कि चोट की प्रकृति क्या थी, क्या कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, घटना किन परिस्थितियों में हुई, उसका सामाजिक परिवेश क्या था, और इन सबसे ऊपर एक समझदार विवेकशील व्यक्ति इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझना और आसान हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों के बीच मजाक में हल्का सा धक्का लग गया, या फिर खेल कूद में कोई छोटी मोटी खरोंच आ गई। ये ऐसे मामले हैं जो धारा 33 के तहत सुरक्षा पा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सबके सामने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा जाए, यहाँ शारीरिक चोट शायद मामूली हो, पर जो अपमान का तत्व है वो इसे गंभीर बना देता है। इसी तरह अगर कोई छोटा पत्थर भी फेंके और उससे खून निकल आए तो वो काम तुच्छ नहीं रह जाता। ठीक है, अब हम कुछ और बारीक विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं। धारा 33 को जनरल एक्सेप्शंस के दूसरे प्रावधानों से अलग करके समझना बहुत जरूरी है, खासतौर पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से। इन दोनों में एक बुनियादी अंतर है। धारा 33 का आधार है तुच्छ चोट यानी हार्म इज ट्रिवियल, जबकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार है रक्षात्मक बल का इस्तेमाल। धारा 33 तब लागू होती है जब नुकसान ना के बराबर हो, लेकिन प्राइवेट डिफेंस के लिए उसके लिए तो एक वास्तविक खतरे का होना जरूरी है। और एक बहुत ही बड़ा फर्क जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि धारा 30 में जानबूझकर किया गया मामूली नुकसान भी माफ हो सकता है, जबकि प्राइवेट प्रतिरक्षा में इस्तेमाल किया गया बल हमेशा प्रोपोर्शनेट यानी जरूरत के मुताबिक ही होना चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी बिंदु पर आते हैं, सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक ये साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर होती है कि उसका मामला धारा 33 के तहत आता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे साबित करना नहीं है, बल्कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसे अधिसंभाविता की प्रबलता कहते हैं। ये एक कम सख्त मानक है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समाप्त करते हैं और उन मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराते हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसे एक तरह से क्विक रिवीजन समझ सकते हैं।
तो 4 मुख्य बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला, नुकसान ऑब्जेक्टिव रूप से तुच्छ होना चाहिए। दूसरा, जो निर्णायक परीक्षण है वो साधारण व्यक्ति का है। तीसरा, जानबूझकर किया गया मामूली नुकसान भी इस धारा के दायरे में आ सकता है। और चौथा, इस धारा की जड़ें डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेग्स के महान सूत्र में है। और आखिर में एक यादगार पंक्ति जो इस पूरी धारा की आत्मा को बयां करती है। आपराधिक कानून वास्तविक गलतियों को दंडित करता है, बचकानी नाराजगियों को नहीं। ये पंक्ति इस सिद्धांत के महत्व को साफ करती है कि न्याय का पैमाना बड़ी और सार्थक चीजों के लिए है, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।